रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे आज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। दोनों ही रनवे सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक बंद रहेंगे। मॉनसून नियमित रखरखाव के कारण रनवे बंद रहने वाले हैं। तो मुंबई का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक बंद रहेगा। सुबह के 11 से शाम के 5-6 घंटों के लिए रनवे बंद रहेगा। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे आज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रनवे 9 मई 2024 को पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसका मतलब यह कि कोई भी एयरलाइन 9 मई को सुबह 11 से शाम के 5 के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन नहीं चला पाएगी। इस दिन मुंबई के दोनों एयरपोर्ट के रनवे पर मॉनसून और रेगुलर मेंटेनेंस किया जाएगा, जिसके चलते हवाई यात्रियों को इस अवधि के दौरान कोई फ्लाइट नहीं मिल पाएगी। MIL की रिलीज के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉनसून की तैयारी की रणनीति बनाने के चलते प्राइमरी रनवे और सेकेंडरी रनवे को अस्थायी तौर पर बंद रखा जाएगा। गौर करने वाली बात यह कि दिसंबर 2023 में ही एयरलाइन कंपनीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स को इस जरूरत के बारे में जानकारी दी गई थी ताकि फ्लाइट शेड्यूल को उसी हिसाब से बनाया जाए। जानकारी के मुताबिक ये भरोसा भी दिया गया है कि मेंटेनेंस का काम से फ्लाइट की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यात्रियों को किस तरह की असुविधा भी नहीं होगी। मुंबई एयरपोर्ट करीब 1033 एकड़ बड़े एरिया में फैला हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे, टैक्सीवे, एप्रन के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है और अब सालाना मेंटेनेंस रूटीन में रनवे की सतहों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण शामिल है ताकि हर दिन के फ्लाइट ऑपरेशन से होने वाले छोटे और बड़े जो टेक्सचर हैं उनको एक्सेस किया जा सके। हर साल रनवे की मरम्मत की जाती है। एक्सपर्ट बारीकी से निरीक्षण करते हैं रनवेज का और अब भी वही एक्सरसाइज आज होने वाली है। बरसात के पहले मेंटेनेंस किया जा रहा है। बरसात के पहले ये मेंटेनेंस किया जा रहा है। इंडिगो ने भी इसी को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। रनवे से टेक ऑफ नहीं करेगी कोई फ्लाइट। इंडिगो ने भी इससे पहले एडवाइजरी जारी की थी। तो देखिए 6 घंटे के लिए मुंबई एयरपोर्ट बंद रहने वाला है। CSMIA ने एक प्रेस नोट जारी किया है इसी को लेकर। और सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त हैं। सत्यप्रकाश, मेंटेनेंस के कारण आज 6 घंटे के लिए जो एयरपोर्ट है वो बंद रहने वाला है, लेकिन इसके अलावा लोगों के पास और क्या क्या विकल्प रहने वाले हैं, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मुंबई एयरपोर्ट के दोनों रनवे आज 6 घंटे के लिए बंद रहने वाले हैं। जैसा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें बताया गया कि 9 मई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों रनवे बंद रहेंगे। पूरी तरह से बंद रहेगी, न तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ करेगी न तो कोई फ्लाइट लैंडिंग करेगी, क्योंकि बारिश से पहले हर बार जो है मरम्मत का काम किया जाता है और माइक्रो सिस्टम से इसकी मरम्मत की जाती है, इसलिए पूरी तरह से बंद रहेगा। जाहिर तौर पर जब रनवे बंद होगा तो यात्रियों के लिए जो है किस तरह की सुविधा जो है मुंबई एयरपोर्ट कर रहा है। जाहिर तौर मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से 15 अप्रैल को ही प्रेस नोट जारी करके बताया गया था कि लोग इससे प्रभावित न हुए, इसलिए अपनी अपनी सुविधा अनुसार लोग इसका जो है निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में जो 6 घंटे के लिए एयरपोर्ट बंद रहेगा उसमें सभी को अवगत कराया गया है कि लोग अलर्ट रहें, इससे जागरूक रहें, क्योंकि कोई भी यात्री इसके प्रभाव में न आए। तो आज करीब 11 बजे से, यानी कि अब से करीब 2 घंटे बाद जो है एयरपोर्ट के जो दोनों रनवे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट के दोनों रनवे को बंद कर दिया जाएगा और मरम्मत का काम आज पूरे दिन किया जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आज पूरे दिन मरम्मत का कार्य किया जाएगा। 6 घंटे के लिए एयरपोर्ट बंद रहने वाला है। इसी को लेकर पहले से एडवाइजरी जारी की जा चुकी थी 6 घंटे के लिए। इस बार अभी हर साल की तरह एक बार फिर से मेंटेनेंस किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा बारीकी से रनवेज का। और इस बीच एयर इंडिया से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द होने का मामला। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 कर्मचारियों को निकाला। कैबिन क्रू के 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। स्टाफ के सामूहिक छुट्टी पर जाने से रद्द हुई थी उड़ानें और अब देखिए एक्शन लिया जा रहा है। कैबिन क्रू के 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। स्टाफ के सामूहिक छुट्टी पर जाने से उड़ानें रद्द हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई, उड़ानें रद्द होने का मामला आपको याद होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कार्रवाई करते हुए कैबिन क्रू के जो 25 कर्मचारी थे उनकी बर्खास्तगी की गई है। स्टाफ के सामूहिक छुट्टी पर जाने से उड़ानें रद्द हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से अब यह कदम उठाया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 कर्मचारियों को निकाल दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का संकट यूं तो अभी भी बरकरार रहने वाला है, क्योंकि अब इसलिए भी यह माना जा रहा है कि एक तो पहले ही कर्मचारी सिक लीव पर गए, उससे ही लगभग 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई और अब एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सिक लीव पर गए कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। एयर इंडिया ने ऐसे कर्मचारियों को ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए उनको बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सिक लीव पर गए कर्मचारियों को टर्मिनेट किया है और ऐसे कर्मचारियों को ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्त का उल्लंघन करने के कारण से अब बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा है। अचानक से 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स सिक लीव पर चले गए थे, जिस कारण से एयरलाइंस को पिछले 2 दिनों से अपनी 90 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर कैबिन क्रू सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एक तरीके से हड़ताल की है और सभी सिक लीव पर चले गए। एयरलाइन की कई फ्लाइट्स उड़ान भरने वाली ही थी मंगलवार को और उसी वक्त आखिरी वक्त पर कैबिन क्रू के सदस्यों ने बीमार होने की सूचना दी, अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए और बुधवार को एयरलाइन के सीईओ ने कहा कि पिछली शाम से हमारे 100 से ज्यादा कैबिन क्रू सहयोगी ने अपने निर्धारित उड़ान ड्यूटी से पहले अंतिम समय में बीमार होने की सूचना दी, जिससे हमारे संचालन में गंभीर समस्या पैदा हो गई है और इस कारण से कंपनी को सभी का पूरा रिफंड करना पड़ा। एयर इंडिया ने 13 मई तक उड़ान सेवाओं में कटौती की घोषणा की, जिसके कारण मंगलवार रात से 100 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द किया गया। लगभग 15,000 यात्री से प्रभावित हुए हैं। एयरलाइन के सीईओ आलोक सिंह ने कहा कि पूरे नेटवर्क पर इससे असर पड़ा है और हम अगले कुछ दिनों में शेड्यूल में कटौती करने के लिए मजबूर हैं। कंपनी कह रही है कि जो यात्रियों को परेशानी हो रही है उसके लिए माफी मांगते हैं। हम अभूतपूर्व उड़ान विलंब और रद्दीकरण के कारण हुई असुविधा के लिए दिल से माफी मांगते हैं। हालांकि हम दिक्कतों को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कृपया एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें। अगर आपकी उड़ान प्रभावित होती है तो कृपया रिफंड और पुनर्निर्धारण सहायता के लिए व्हाट्सएप या फिर जो एक बाकायदा स्पॉट के लिए पूरा वेबसाइट है वहां पर जाकर भी लोग क्लेम कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। एयरलाइन से उड्डयन मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने संज्ञान लिया और इस संबंध में एयरलाइन कंपनी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मंत्रालय ने एयरलाइन को तुरंत हल करने का भी आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया एक्सप्रेस को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि यात्रियों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के मानदंड के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सीधे तौर पर टर्मिनेट कर दिया है अपने उन मेंबर्स को, अपने उन सदस्यों को जो ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए और कंपनी की जो शर्तें हैं उसके उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं और सिक लीव पर गए कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। टर्मिनेशन लेटर की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एयर इंडिया एक्सप्रेस मामले में ये अपडेट है। 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को सीधे सीधे कंपनी ने नोटिस दे दिया है और जो लोग नियुक्ति शर्त और ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए जिनको कंपनी दोषी मान रही है उनके खिलाफ में एक्शन लेते हुए कंपनी ने उनको टर्मिनेट किया है। अचानक से 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स के जाने के बाद जो पूरा डिस्टर्बेंस और जो हजल बजल की सिचुएशन हुई थी, उसके बाद एयर इंडिया ने अब अपने उन्हीं क्रू मेंबर्स के खिलाफ में एक्शन लेते हुए उनको टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया है। और इस बीच बात होगी पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की। 13 मई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 13 मई की शाम वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो होगा और 14 मई को पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, आपने पीएम मोदी का रोड शो वाराणसी में देखा है और हमेशा से इस रोड शो को अभूतपूर्व बनाने की कोशिश की गई है। 2019 के ही अगर रोड शो की तस्वीरों की बात करें तो आपको वो तस्वीरें याद होंगी कि किस तरीके से उस दौरान में लोगों का एक भारी हुजूम था। इस बार लगभग 5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, जिसको लेकर रूट लगभग तय हो चुका है। काशी में पीएम मोदी का रोड शो होगा। 13 मई को शहर में 5 किलोमीटर का लंबा रोड शो का रूट तय हो चुका है। लंका स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शुरुआत होगी। इसके बाद 80 के रास्ते से सोनारपुरा, जंगमबड़ी और गोदालिया, बांसफाटक होते हुए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से मंदिर तक पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी संसदीय सीट के लिए तीसरी बार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तीसरा मौका होगा जब पीएम मोदी नामांकन से पहले रोड शो करेंगे। 2014-19 में भी रोड शो किया था। हर बार पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण वो करते हैं। भाजपा नेताओं के मुताबिक रोड शो शाम करीबन 5 बजे के बाद शुरू होगा। तो इस बार भी इसी तरीके से पंडित मदन मोहन मालवीय के ऊपर माल्यार्पण करने के बाद में रोड शो का आगाज होगा और 5 किलोमीटर का ये रोड शो होने वाला है, जिसमें लगभग ये माना जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का समय लगेगा इस रोड शो में। तो इसको और भव्य बनाने की तमाम कोशिशें इस बीच जारी हैं। और इस बीच आपको बता दें कि तेलंगाना पहुंच रहे हैं अमित शाह। आज गृहमंत्री तेलंगाना में रहेंगे। रायगढ़ी में जनसभा होगी। सुबह के 10:30 बजे रायगढ़ी में जनसभा करने वाले हैं। देखिए, अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में अब बीजेपी को बढ़त मिली है। विधानसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। अगर विधानसभा चुनाव की ही बात करते हैं तो बीजेपी का जो अपना वोट परसेंटेज रहा इससे पहले चुनाव में, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो तेलंगाना में जो दस्तक बीजेपी ने दी है, उस दस्तक के बाद में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार तेलंगाना में बढ़त मिलेगी। और लगातार पहले कल पीएम मोदी आपने देखा कि तेलंगाना में थे
और आज गृहमंत्री अमित शाह रायगिरी में पहुंच रहे हैं सुबह के 10:30 बजे, यानी कि अब से लगभग 1.5 घंटे बाद गृहमंत्री अमित शाह रायगिरी में होंगे और यहां पर पहुंचकर पार्टी की जीत के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे। तो तेलंगाना में पहुंच रहे हैं और तेलंगाना की अगर बात करते, देखिए यहां पर खासतौर पर क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यूं तो 119 विधानसभा सीटें और 17 लोकसभा सीटें हैं और इस बार की अगर बात करते हैं तो बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार 2019 के मुकाबले सीटों में इजाफा होगा। और वहीं यूपी के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चित्रकूट और फतेहपुर में जेपी नड्डा की जनसभा दोपहर के 12:50 पर चित्रकूट में जेपी नड्डा की जनसभा होगी। दोपहर 2:40 पर फतेहपुर में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। तो यूपी के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। चित्रकूट और फतेहपुर में नड्डा की जनसभा होगी। तो उत्तर प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने डेरा डाला हुआ है। इस बीच जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं फतेहपुर और जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। अपने यूपी दौरे के दौरान में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। लखनऊ में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। चौथे चरण के लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। चौथे और पांचवें चरण को लेकर मंथन होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ में चौथे पांचवें चरण की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। और दूसरी तरफ आज देखिए कि कई कार्यक्रम में चित्रकूट में उनकी जनसभा का कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले संगठनात्मक बैठक में वो पहुंचने वाले हैं और संगठनात्मक बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी। चौथे पांचवें चरण में जीत को लेकर यहाँ बात होने वाली है। और कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए जेडीएस की बात करेंगे। कोर कमेटी की बैठक जेडीएस ने बुलाई है। पार्टी दफ्तर में सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। जेडीएस ने एमएलए एमएलसी की यह बैठक बुलाई है। तो देखिए जेडीएस अपनी कोर कमेटी की बैठक बुला रही है और जेडीएस के इसी बैठक में कई मसलों को लेकर चर्चा होने जा रही है। जेडीएस ने आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। देखिए अश्लील वीडियो मामले के बाद बीजेपी और जेडीएस गठबंधन पर एक तरफ जहां खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ जेडीएस अब अपनी बैठक बुला रहा है कोर कमेटी की। जेडीएस ने अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। बड़ी बात यह कि जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को एक तरफ राहत नहीं मिली, जमानत याचिका पर सुनवाई चल गई। जेडीएस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एचडी रेवन्ना, उनका बेटा फरार और ऐसे में पार्टी की फजीयत अलग हो रही है। दूसरा ये कि अब जेडीएस ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। अब आगे क्या होने वाला है इसको लेकर नजर बनी हुई है कि आखिरकार अब अगला कदम क्या हो सकता है। पार्टी ने जो बैठक बुलाई है इसमें आखिरकार क्या होने जा रहा है। कोर कमेटी की बैठक इस लिहाज से बहुत ही खास होने जा रही है। प्रज्वल रेवन्ना को पहले ही पार्टी ने निकाल दिया दबाव के बाद में, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस पर सभी की निगाह बनी हुई, क्योंकि इस मामले ने जाहिर तौर पर जेडीएस की फजीयत कराई है। आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा। तेलंगाना के मेडक और मलकजगिरी में जनसभा करने वाले हैं राहुल गांधी। तेलंगाना में एक तरफ आज अमित शाह रहेंगे, कल पीएम मोदी थे और वहीं राहुल गांधी भी आज पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी का आज तेलंगाना दौरा है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और तेलंगाना में लगातार पीएम मोदी ने एक तरफ कांग्रेस को घेरा। अब ऐसे में देखना होगा तेलंगाना पहुंच रहे राहुल गांधी किस तरीके से पलटवार करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तेलंगाना में राहुल गांधी आज करेंगे प्रचार, जनसभा करेंगे, मलकजगिरी में रैली करने वाले हैं। और अब आगे 5 मिनट में 10 बड़ी खबरें होंगी चुनावी। तो पीएम मोदी 13 मई को अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, रोड शो करेंगे वाराणसी में। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां की हैं शुरू। पीएम के रोड शो का जगह जगह भव्य स्वागत। पीएम मोदी 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। 2014 और 2019 में भी पीएम मोदी ने चुनाव से पहले किया था काशी की नगरी में रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए सभी दल चुनावी अभियान में जुटे। इसी के तहत गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे रायगिरी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। लगभग 12:50 पर चित्रकूट में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:40 पर फतेहपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट अपील। मध्य प्रदेश के बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने दिया आदेश। इन मतदान केंद्रों की सामान बस में आग लगने के कारण जल गए थे। बस में 6 मतदान केंद्रों की सामग्री थी, जिसमें 2 मतदान केंद्रों की सामग्री सुरक्षित बची। बैतूल की मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर कल दोबारा होगा मतदान। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने अपने नस्लभेदी टिप्पणी पर शुरू विवाद के बाद पद से दिया इस्तीफा। चुनाव के बीच सैम पित्रोदा की टिप्पणी कांग्रेस के गले की हड्डी बन सकती है। इससे पहले सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर भी टिप्पणी की थी। इंडिया अलायंस ने भी पित्रोदा की टिप्पणी से किया किनारा और इसे गलत करार दिया था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 25 मई को एक साथ 7 सीटों पर होगी वोटिंग। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी की चुनावी ड्यूटी। 6,833 मतदान केंद्रों पर वेबकास्ट के जरिए सीधी मॉनिटरिंग होगी। राजधानी में 265 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण यानी 25 मई को होगी वोटिंग। इसे लेकर बीजेपी ने पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारने की तैयारी कर ली। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के द्वारका में रोड शो करेंगे। 17 मई को गृहमंत्री अमित शाह संगम बिहार में करेंगे रोड शो। 21 मई को राजनाथ सिंह उत्तर पश्चिमी दिल्ली में करेंगे रोड शो। पहले एकनाथ शिंदे और फिर अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही नेता एक ही मोड़ पर पहुंच गए और दोनों ही राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब शरद पवार ने संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद देश के राजनीतिक समीकरण में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिनमें उनके हिस्से की एनसीपी का कांग्रेस में विलय तक संभव है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कसी कमर, जिसके तहत प्रियंका गांधी ने अमेठी रायबरेली में प्रचार की कमान संभाली। रायबरेली में भाई राहुल गांधी के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं भी शामिल होंगी। नुक्कड़ सभाओं में शामिल होंगी प्रियंका। बुधवार को भी प्रियंका गांधी ने रायबरेली में की थी जनसभा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा प्रमुख मायावती आज करेंगे कन्नौज में चुनावी जनसभा। कन्नौज से पार्टी उम्मीदवार इमरान बिन जाफर के लिए मांगेंगे वोट। कन्नौज से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी है। कन्नौज में चौथे चरण में 13 मई को होंगे वोट। और इस बीच बड़ी खबर, महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट। महाराणा प्रताप की जयंती पर कोटि कोटि नमन, आपका अतुल्य बलिदान भारत के लिए पाथेय है। महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया है पोस्ट। तो देखिए, महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया है पोस्ट। आपका अतुल्य बलिदान, जिसका जिक्र करते हुए सीएम योगी ने यह एक्स पर पोस्ट किया है। राष्ट्र के महानायक, महापराक्रमी, भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक, हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये सीएम योगी के ट्वीट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ 2023-24 यानी कि 31 मार्च 2024 तक 8% रहने की संभावना है। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट, चीन की पार्लियामेंट में इकोनॉमी रिवाइवल की प्लानिंग, साउथ कोरिया की आईपी बढ़ने की संभावना, ब्राजील की पीएमआई बढ़ने की संभावना। तो देखिए, अब बात होगी अब मार्केट की, इकोनॉमी की, भारत की अर्थव्यवस्था की, इंटरनेशनल स्तर पर इस वक्त मार्केट का हाल क्या है। इन तमाम पहलुओं पर आगे चर्चा होगी। आकाश जी अर्थशास्त्री हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन इस बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ 2023-24 यानी कि 31 मार्च 2024 तक 8% रहने की संभावना। और आकाश जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। आकाश जी, ये जो 8% रहने की संभावना है भारत की जीडीपी ग्रोथ, ये कितनी सेटिस्फैक्टरी है? बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा, आपको दिल खुश कर दिया। यस, बहुत सेटिस्फैक्टरी है मेरे लिए, आपके लिए, जितने लोग ये इसमें शो देख रहे हैं सबके लिए ये बहुत सेटिस्फैक्शन, खुशी और सम्मान की बात है। क्योंकि देखिए 8.4% ऐसा है, हमने अक्टूबर से जो दिसंबर है उसने अचीव किया है ऑलरेडी। तो 8.4% हम अचीव कर चुके हैं। आकाश जी, आपकी वॉइस बहुत इको हो रही है, तो एक बार जरा उसको दुरुस्त कीजिएगा। आपके पास वापस लौटूं मैं विद इन अ मिनट। तो देखिए, क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट की बात है। चीन की पार्लियामेंट की अगर बात करते हैं तो इकोनॉमी रिवाइवल की प्लानिंग है, और साउथ कोरिया की आईपी बढ़ने की संभावना है, ब्राजील की पीएमआई बढ़ने की संभावना है।
कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए जैसे आकाश जी भी जिक्र कर रहे थे कि अगर आप 8% जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो ये देश की इकोनॉमी के लिए, ये देश की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। और ऐसे में देखिए 2023-24 की अगर बात करते हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ की, तो 31 मार्च 2024 तक इसके 8% तक रहने की संभावना है। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट, और देखिए ये लगातार इस पर नजर बनी हुई है क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उनमें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इजाफा हुआ था, लेकिन अभी अब अगर यहाँ पर चीज़ें थम गई हैं, अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा, अगर वो कीमतें थम गई तो जाहिर तौर पर इसका लाभ भी होगा। और टीम क्या अभी बात कर सकते हैं आकाश जी से? ठीक है आकाश जी, बात पूरी कीजिएगा। जी 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 देखिए, सबसे पहली बात जीडीपी ग्रोथ हमारी दुनिया बड़ी इकोनॉमी में फास्टेस्ट है। 1.4% तो हो गया कर चुके हैं। और को बता दूं, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है, रोल मॉडल बन जाती है। उन्होंने अभी भी वही प्रॉब्लम है और टीम जब तक इसको रिजॉल्व करती है, एक बार फिर से वापस लौटते बात होगी ब्राज़ील की पीएमआई बढ़ने की संभावना की। आकाश जी, आई गेस थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, टीम उसी पर काम कर रही है, आपके पास वापस लौटते हैं। तब तक देखिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का जिक्र हो रहा है, मार्केट की बात हो रही है। तो देखिए एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि जब आप चीन की बात करते हैं तो चीन ने अपनी पॉपुलेशन को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आज भारत भी उसी स्ट्रैटेजी पर एक तरीके से काम कर रहा है। देखिए हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास बहुत टैलेंट है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन भारत के लिए नहीं हो रहा था। और आप देखिए, आप पूरी अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, आप डॉक्टर्स उठाएं, आप चाहे इकोनॉमिस्ट उठाएं, आप किसी भी दिशा में अगर आप नज़र डालते हैं तो आपने देखा कि जो भारतीय उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और देखिए इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, पद से हटने के बाद आकाश आनंद का रिएक्शन। मायावती जी पूरे बहुजन समाज के लिए आदर्श हैं, आप हमारे सर्वमान्य नेता हैं, आपका आदेश सिर माथे पर। तो देखिए आकाश आनंद के पास जो जिम्मेदारियां थी, आकाश आनंद के पास से वो जिम्मेदारियां चली गईं। जो मायावती ने उनको उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो लगातार उनके कार्यक्रम थे, सब रद्द हो गए। तो एक तरीके से आकाश आनंद के लिए एक बड़ा झटका है और मायावती ने ये कहते हुए उनको इन तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त किया कि अभी आप उतना मैच्योर नहीं हैं। आपका आदेश सिर माथे पर। आकाश आनंद मायावती के इन तमाम शब्दों की बात कह रहे हैं। आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों के कारण आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया। आप हमारे सर्वमान्य नेता हो, आपका आदेश सिर माथे पर। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। और ये उनका अपना पोस्ट है एक्स पर, उनकी ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले के बाद में ये रिएक्शन, जिसमें वो मायावती के फैसले को स्वीकारते हुए कह रहे हैं कि आपका आदेश सिर माथे पर है। देखिए आपने देखा होगा कि आकाश आनंद इस बार चुनाव में जब लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे थे तो एक बात तो है कि लगातार उनका जो तमाम संबोधन था उसका जिक्र चारों तरफ हो रहा था और एक ये लग रहा था कि जो एक एनर्जी है वो पार्टी में वापस लौटी है। लेकिन अब आकाश आनंद पर गाज गिरी है और उन्हें उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया गया।